Hello friends, how are you? I welcome again to our YouTube channel सारांश ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें आई होप कि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलेगा, उसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट जो हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। विद एग्जाम्पल हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर की एक खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स कि बुक्स के अंदर रूल्स आपने बहुत पढ़े होंगे। आप लोग जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, ग्रामर आपकी मुट्ठी में नहीं होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो मुझे नहीं पता आप किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंच गए थे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे जो ये थे कि एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना जरूरी है। तो सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, कम से कम एक वर्ब। लेकिन अधिकतम वर्ब कितनी हो सकती है इसमें माय फ्रेंड्स? अधिकतम वर्ब 5 हो सकती है। और इसकी काइंड्स की अगर बात हम करते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 8 प्रकार की, जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि भाई सेंटेंस में वर्ब से पहले का कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का पार्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट को आंख बंद करके हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ऑब्जेक्ट होने की कंडीशन होती है। यदि ऑब्जेक्ट में दिया हुआ वर्ड या पार्ट नाउन प्रोनाउन है, यानी वर्ब के बाद का पार्ट जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यदि वो नाउन प्रोनाउन है तब तो वो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं है। बेशक आप लोग यहाँ देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि उसमें नाउन हो सकता है जिसे आप नाउन समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो सब होगा, लेकिन वो फंक्शनली यहाँ पे काम किसी और का करेगा। तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन होता है ना, वो हुहुम व्हाट का जवाब होता है। किसका जवाब होता है? हुहुम व्हाट का जवाब। हु, हुम और व्हाट, हुहुम व्हाट का जवाब ही आपको नाउन प्रोनाउन मिलेगा। अदरवाइज वर्ब के बाद का पार्ट यदि हुहुम व्हाट का जवाब नहीं है तो वो फिर पार्ट वर्ब के बाद का जिसकी हम बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो कुछ और कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, वर्ब से पहले का कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जो फंक्शन होते हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन। ये जो कैरेक्टर इसके अंदर जो आएंगे उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको, नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में भी सेम होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई पार्ट आ रहा है तो मोस्टली वो नाउन प्रोनाउन ही होता है, और वो नाउन प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैंने जो पहला ही पॉइंट ये बोला था कि एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना जरूरी है, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये लीजिए, बर्ड्स फ्लाई। देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में ही हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन अवश्य ही कर सकते हैं। वी कांट डू एनीथिंग इन अ डे बट श्योर अ डे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि हम एक ही दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन अवश्य ही कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश ग्रामर की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक ही दिन में हम, ये नहीं कि एक ही वीडियो देखा और आप लोगों ने पूरा ग्रामर कंप्लीट कर लिया, नहीं। धीरे धीरे जैसे दिन निकलते जाएंगे, आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ओके, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें मैंने 2 वर्ड यहाँ पेश किए, बर्ड्स फ्लाई। इसकी जांच करते हैं क्या ये सेंटेंस है या नहीं है। तो सेंटेंस की जांच करने के लिए कम से कम हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्ब को पकड़ते हैं। वर्ब, यहाँ पे फ्लाई दे रखा है, तो आप ऐसे कैसे मान लेंगे कि फ्लाई वर्ब होता है? इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हिंदी लैंग्वेज की ट्रिक है, लेकिन इंग्लिश में आपको हेल्प करेगी। तो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपस में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाती है। बाकी इंग्लिश के अंदर तो
हिंदी से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही डिफरेंट, और डिफ़िकल्ट तो मैं खैर कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन डिफरेंट मैटर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जैसे संस्कृत और हिंदी में मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत समावेश मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैं एक हिंदी की ट्रिक से आप लोगों को ये समझा देता हूँ। ट्रिक ये है कि हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना आ जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, रोना, हंसना, है ना, नहाना, धोना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, हंसाना, इन सब के अंत में माय फ्रेंड्स क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लाई का मीनिंग क्या होता है भाई? उड़ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उड़ना। ना आ रहा है, इट मीन्स कि फ्लाई क्या है? यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। तो ये हमने पकड़ ली कि भाई जो फ्लाई जो वर्ड दे रखा है ये क्या है? वर्ब है। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, फ्रेशर हैं, जिनको ये समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि वर्ब हम कैसे पकड़ेंगे या वर्ब किसे कहते हैं। तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्लाई हमने जान लिया कि ये क्या है? एक वर्ब है। और यदि वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन नजर आ जाए, या वर्ब के पहले के पार्ट में नाउन प्रोनाउन दे रखा है, तो वो फिर क्या कहलाता है भाई? सब्जेक्ट कहलाता है। और इस सब्जेक्ट में यहाँ पे नाउन दे रखा है, प्रोनाउन नहीं दे रखा है। दोनों चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो फिर किसी प्रेपोजिशन से जुड़कर ही आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि वर्ब के बाद के पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानेंगे इस बात को। तो उसकी पुष्टि करनी होगी, उसे डायग्नोस करना होगा, एग्जामाइन करना होगा, टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए एक मशीन मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ पे समझाई है और पेश करी है, बशर्ते कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम समझ लेते हैं। इस सेंटेंस को ही आगे एक्सटेंड करते हुए मैं लिखता हूं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्लियर? अब यहां पे वर्ब है, और वर्ब के बाद के पार्ट की हमें जांच करनी है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के कन्फ्यूजन में आप लोगों को करना क्या है, इसकी भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिक ये होगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कि जो वर्ब तक का जो पार्ट है सेंटेंस का, उसे एक स्लांटिंग लाइन लगा करके डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है ये सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई, फिर इसके बाद में इन द स्काई। तो हमें इन द स्काई जो दे रखा है इसकी जांच करनी कि ये क्या मैटर है, ये क्या बीमारी है। तो देखेंगे, अब जो ये स्लांटिंग लाइन से पहले का जो पार्ट है इसका हिंदी करेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के दौरान या ट्रांसलेशन करने के बाद हम उस ट्रांसलेशन से क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर यदि गिवन पार्ट आ जाता है तो फिर उस गिवन पार्ट की जांच कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूं, उनके अकॉर्डिंग हम अच्छे से और इजी वे में कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, इट मीन्स कि पक्षी उड़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि यार पक्षी उड़ते हैं। आपने क्वेश्चन किया यार कहाँ उड़ते हैं, इट मीन्स कि आपने पूछा वेयर फ्लाई। आपने पूछा भाई कहाँ उड़ते हैं, तब मैंने कहा यार इन द स्काई। तो इन द स्काई किसका आंसर है? वेयर का आंसर है। इन द स्काई किसका आंसर माय फ्रेंड्स? वेयर का। तो वेयर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हुम वोट का आंसर होगा वो क्या होगा? हुज विच का आंसर होगा वो क्या होगा? हाउ वेयर वेन वाई का आंसर होगा वो क्या होगा? मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। इस वाले पॉइंट्स को आप 101% अपने रजिस्टर या फिर नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। हुम वोट, फ्रेंड्स हुम वोट का जवाब ऑलवेज ही नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। क्लियर? हुज और विच, हुज और विच का जो जवाब आएगा वो 101% एडजेक्टिव आएगा। क्लियर? हाउ वेयर वेन वाई, हाउ वेयर वेन एंड वाई। हाउ वेयर वेन वाई का रिप्लाई ऑलवेज ही माय डियर फ्रेंड्स एडवर्ब होता है। तो यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे, इसे आप अपने रजिस्टर में लिख लें। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या है। तो देखो भाई, हुम वोट में से यदि किसी का आंसर होता तो ये क्या कहलाता? नाउन प्रोनाउन, जो कि फिर हमारा क्या बन जाता?
ऑब्जेक्ट बन जाता। क्या बन जाता? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हु हुम व्हाट में से तो किसी का जवाब नहीं है। हुज विच में से यदि किसी का आंसर होता तो फिर ये क्या बन जाता? एडजेक्टिव। तो ये हुज विच का भी आंसर नहीं है। हाउ वेयर व्हेन वाई में से किसी एक का आंसर है, ये वेयर का आंसर है। इट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा? फिर एडवर्ब कहलाएगा। अब आप खुद ही चेक कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट के फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे या फिर ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कैरेक्टर वर्ड यूज करके, तो जो कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे वो कैरेक्टर्स, उनके नाम कहीं नज़र आ रहा है क्या? एडवर्ब, नाउन या प्रोनाउन ही आपको नज़र आएगा। ये 101% मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ तक का जो फंक्शन है आप लोगों ने समझा होगा और लिख भी लिया होगा। अदरवाइज नहीं लिखा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज करके अगले स्लॉट पर आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हुम, व्हाट, हुज, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई ये क्या है ये हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। बेसिक क्लास हमारी चल रही है जो पार्ट 2 के अंदर आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। क्लियर? मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ और आगे की चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सेंटेंस चाहे कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा हो, हम लोग यदि इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाएंगे या इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो सेंटेंस में हमारे पास में कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बचेगी। और ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी जो लड़ाई कंपटीशन में हम लड़ने वाले हैं वो सेंटेंस और वर्ड के साथ ही होने वाली है। इनके बाद में 2 नई चीज़ और आएगी, फ्रेज एंड क्लास। तो फ्रेज एंड क्लास भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ग्रामर के अंदर, जिन्हें भी हम बहुत ही शिद्दत के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करते हुए कुछ सेंटेंसेस यूज करूंगा यहाँ पे बोर्ड पर। तो क्वेश्चन ये होगा कि आप लोग इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड, यदि किसी स्टूडेंट को एरर भी नज़र आता है तो नो डाउट वो मुझे बता सकता है कमेंट के माध्यम से। अदरवाइज जैसे सेंटेंस की चर्चा चलेगी मैं इसके अंदर एरर क्या है उस पर भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी two important pieces of information। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये सेंटेंस है? इसकी जांच करेंगे। सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और इसके सब्जेक्ट को कैसे निकाल लेंगे। बस बेसिक क्लास के अंदर अभी हमें यही सीखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस मैं फिर से डाल रहा हूं, द होल ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग including 2 shops were destroyed in the fire। यदि इसमें भी कहीं आपको एरर नज़र आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ओके, तो भाई देखेंगे ये जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया इसकी टर्म्स कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इट मीन्स कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम प्रैक्टिकल में यहाँ यूज करके देख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पॉइंट्स जो बाकी थे वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड थे और वर्ब से रिलेटेड थे कि भाई वर्ब कैसे कैसे अपना काम करती है और प्रेपोजिशन आती है तो फिर किस तरीके से काम करती है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट व एक वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब से पहले के कंप्लीट पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के बाद के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की कंडीशन होती है यदि उसमें हुम व्हाट का जवाब आ रहा है, इट मीन्स कि नाउन प्रोनाउन आ रहा है, तभी वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यूं तो आपने इन द स्काई, स्काई देखो आपने पढ़ा होगा, स्काई क्या एक स्थान है और स्थान के नाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउन। लेकिन फंक्शनली वो हुम व्हाट का जवाब नहीं है, इट मीन्स कि वो फिर वहाँ पे फंक्शन नाउन का नहीं है, वो एडवर्ब का फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सेंटेंस में यदि प्रेपोजिशन कहीं दिया गया होता है, क्लियर, यदि सेंटेंस में कहीं प्रेपोजिशन दिया गया होता है तो प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाला नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये प्रेपोजिशन वर्ब के बाद वाले पार्ट में भी आ सकता है और वर्ब से पहले वाले पार्ट में भी आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वर्ब से पहले के पार्ट में यदि प्रेपोजिशन आ जाए और उस प्रेपोजिशन से दो नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हों, इट मीन्स कि वह सब्जेक्ट के केस में यूज हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सब्जेक्ट के स्थान पर यदि सेंटेंस में दो नाउन प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हों तो यूज होने वाली वर्ब प्रेपोजिशन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज होगी। क्यों होगी, अभी चर्चा करते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स इस सेंटेंस को। तो सेंटेंस में पहले पकड़ेंगे सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब कैसे यूज होगी, प्रेपोजिशन आया कि नहीं आया, प्रेपोजिशन का पार्ट किस तरीके से क्या कहलाएगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक का यूज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हर एक पॉइंट पे ट्रिक बता रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर करवाऊँ। ओके, बस आप लोग तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और एक विश्वास के साथ देखते रहिएगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही चैनल देखो आप लोग, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, बस उसके पीछे पड़ जाइए। मैं कहता हूं कि आपकी जो नैया है वो पार हो सकती है, लेकिन आप 10 चैनल के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, भटक जाएंगे। ओके, तो चलिएगा शुरू करते हैं। ट्रिक ये है कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आपको बढ़ना है और अंतिम वर्ब को पकड़ना है जिसके आगे कोई और वर्ब मौजूद ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ये हमारा राइट हैंड है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को राइट हैंड से शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे और अंतिम वर्ब पर पहुंचेंगे जिसके बाद कोई और वर्ब मौजूद ना हो। तो एक बार तो देखते हैं, गेव, खेम। हो सकता है आप लोगों को रनिंग भी यहां पे क्या लग रहा होगा, वर्ब ही नजर आ रहा होगा, लेकिन ये वर्ब नहीं है। तो मैंने अंतिम वर्ब पकड़ा है खेम को, जो कम का सेकंड फॉर्म है, खेम आया। अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, इसे हमने फाइनल वर्ब मान लिया और मान नहीं लिया है, ये है फाइनल वर्ब जिसका कनेक्शन सीधे डायरेक्ट तौर से किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ में होता है। ये वो वाली वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में अधिकतम वर्ब 5 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो एक वर्ब ऐसी होगी जिसका कनेक्शन डायरेक्ट तौर से किससे मिलेगा, सब्जेक्ट से मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब सेंटेंस में वर्ब से पहले के कंप्लीट पार्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे, सब्जेक्ट। सिर्फ एक बार ऐसा मान लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है कंप्लीट पार्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कहूंगा कि वर्ब से पहले के कंप्लीट पार्ट को एक बार के लिए हम सब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी, ये वाली, कि कहीं कोई प्रेपोजिशन तो नहीं दिया गया है। तो बंधुओं यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ दिया गया है। अब होगा क्या, ऑफ के बाद वाला जो पार्ट है वो तो इस प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑफ के पहले वाला जो पार्ट है चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन, वो इस वर्ब का मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर माय पॉइंट? आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट मैटर मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे समझ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स कि प्रेपोजिशन के पहले वाला पार्ट, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब जो वर्ब यूज होगी वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, ना कि इस कंप्लीट पार्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछले सेंटेंस में आप लोगों को बताया ऑब्जेक्ट यदि हमें निकालना है तो वर्ब तक के पार्ट को हम स्लांटिंग लाइन में डिवाइड कर लेंगे। कर लिया।
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट का हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और उस ट्रांसलेशन के बाद एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिस क्वेश्चन का हम सेंटेंस के अंदर पूछना चाह रहे हैं ना आंसर, या जिसको अंडरलाइन या जिसको सर्किल किया जा रहा है। सपोज दैट मैंने रनिंग ही पूछ लिया कि भाई रनिंग क्या है, रनिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या, इट मीन्स कि नाउन प्रोनाउन है या फिर कुछ और, तो इसकी हम जांच कैसे करेंगे, वही हुम व्हाट हुज विच हाउ वेयर व्हेन व्हाई के जरिए करेंगे। ओके, तो मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड खेम, तो अब बात यहाँ आती है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे एक एरर है, माई फ्रेंड। फ्रेंड्स एक बार इस चीज़ को समझ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वन ऑफ क्या है। वन ऑफ जो होता है ये होता है फ्रेंड्स प्रोनाउन। कैसे? वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, बोथ ऑफ और सम ऑफ, ये प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन भी कौन से होते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑलवेज ही, चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन, वो प्लूरल केस में ही आता है। तो इससे फिर हमारे समझ में आया कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद आने वाला नाउन तो फिर हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल। तो ये इसके अंदर एक मैंने एरर रखा हुआ था। आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब मैंने पूछा रनिंग क्या है, तो मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताया कि भाई मेरे मित्रों में से एक मित्र खेम आया। इट मीन्स कि मेरे अनेक मित्र हैं, उन मित्रों में से एक मित्र आया। अब आपने क्वेश्चन किया क्यों आया, वाई, तो वाई का जवाब तो नहीं है ये। हु, कौन आया, हु का जवाब भी नहीं है ये जवाब है हाउ का, मीन्स कि कैसे आया। हाउ हमेशा मैनर को बताता है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। एडवर्ब के अंदर मैनर बताने का काम करता है, वो कौन करता है, हाउ करता है। तो ये हाउ का जवाब है। तो कीवर्ड्स आपने देखे थे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इनका जो जवाब होता है वो हमेशा ही क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो एडवर्ब होता है। इट मीन्स कि ये रनिंग जो है हाउ का जवाब है, तो फिर ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। आप यदि इसे वर्ब समझ बैठे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस चाहे कितना ही लंबा हो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये एक हमारा टॉपिक अलग से चलता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, क्लियर, जिसके अंदर हम अलग तरीके से इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें प्री मॉडिफायर, मॉडिफायर, हेडवर्ड, सेंट्रल, डिटरमिनर, प्री डिटरमिनर, इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसका मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए मैं तैयार करूंगा और पेश करूंगा। लेकिन वो वीडियो अगर हम अभी उस टॉपिक पे जाएंगे या उस वीडियो को बनाएंगे तो वो आपको इतना इजी वे में समझ में आने वाला नहीं है, हालांकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, वो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे जो आगे आने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे वो, ठीक है। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। द होल ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ने की ट्रिक चूंकि मैंने इस सेंटेंस में आप लोगों को बताई है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे और अंतिम वर्ब को पकड़ेंगे जिसके बाद कोई और वर्ब मौजूद ना हो। डेस्ट्रॉयड है यहाँ पे और फिर वर है, वर के आगे कोई और वर्ब मौजूद नहीं है। अब वर जो होगा, वर से पहले के कंप्लीट पार्ट को एक बार के लिए हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ एक बार के लिए कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसमें कंडीशन चेक करते हैं कि कहीं कोई प्रेपोजिशन तो नहीं आया है। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे भी ऑफ दे रखा है। प्रेपोजिशन कुछ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, अनेकों प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन का जब एक टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में स्टडी करवाऊंगा इस चीज़ की, या डिटेल में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर? एक बार के लिए हमने इस कंप्लीट पार्ट को, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, फिर हमने इसकी जांच करी तो इसके अंदर हमें बैठा मिला प्रेपोजिशन। फिर हमने प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, तो इस प्रेपोजिशन का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के पहले वाले पार्ट को क्या बना दिया, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया। राइट। अब वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये इस चीज को याद रख लेना, प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर?
वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट तो होता ही होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि होता भी है और नहीं भी होता है। वर्ब यदि ट्रांजिटिव है तो वह अपना ऑब्जेक्ट लेके आती है, इनट्रांजिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लेके आती। ये एक वर्ब का टॉपिक अलग से चलेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 8 प्रकार की वर्ब होती है। हम वर्ब के टॉपिक में आप लोगों के साथ में इसकी डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वर्ब का भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, अब हमने देखा कि ये जो द होल ब्लॉक है ये इस वर्ब का मेन सब्जेक्ट है, मेन हीरो है। तो सब्जेक्ट की अपनी एक अलग ही अंदाज होता है। सब्जेक्ट क्या कहता है कि यदि मैं सिंगुलर हूं, जी हाँ, यदि मैं अकेला ही हूं तो वर्ब भी मुझे अकेली फॉर्म की चाहिए, इट मीन्स कि सिंगुलर चाहिए। और यदि मैं प्लूरल हूं तो फिर मुझे वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप इसे कोड वर्ड के तौर पर अपनी रजिस्टर्ड या फिर नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट टर्म्स इसके अंदर नहीं है। तो अब सेंटेंस में सब्जेक्ट ये कहता है कि भाई जब मैं सिंगुलर हूं तो मुझे वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, प्लूरल है। और माय डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके अंत में क्या लगा होता है, एस लगा होता है, या हम ये कह सकते हैं वर्ब प्लस एस। बस जिसके अंत में एस लगा होगा वो वर्ब क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो सिंगुलर वर्ब होगी। इज इट क्लियर माय पॉइंट? आगे के पार्ट को हम लोग हु, हुम, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई के जरिए से क्लियर कर सकते हैं। इसे समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, मैं अभी इसकी ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को मैंने छेड़ दिया तो इसके अंदर कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगेगा, जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने ये सब लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे याद नहीं रहा, मैंने इसे बगैर बताए ही इरेज कर दिया है। चलिएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस के बारे में हमने बेसिक डिटेल इसकी जान ली है। अब सेंटेंस क्या कहता है, यदि प्रेपोजिशन है सब्जेक्ट के स्थान पर तो प्रेपोजिशन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब चाहिए। क्लियर? एक फंडा और आता है, यदि प्रेपोजिशन है सब्जेक्ट के स्थान पर और प्रेपोजिशन के पहले नाउन दिया गया है तो उस नाउन के पहले 101% द आर्टिकल लगता है। तो एक क्वेश्चन ये लीजिए, मदर अलोंग विद हर 2 चिल्ड्रन were waiting for him at the railway station. चलो, मैंने आप लोगों को हिंट पहले ही दे दिया है क्योंकि शुरू का लेटर मैंने स्मॉल लेटर डाल दिया। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मदर अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हिम एट द रेलवे स्टेशन, और इसमें एरर पूछा जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, क्लियर करा चुका हूं, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से वो टर्म्स आपको 101% समझ में आ जाएगी। इसका सब्जेक्ट पकड़िए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चल करके अंतिम वर्ब को पकड़ेंगे, वेटिंग और वर के आगे कोई और वर्ब मौजूद नहीं है। तो एक बार तो इसके वर्ब से पहले के कंप्लीट पार्ट को सब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, फिर उसके अंदर प्रेपोजिशन चेक करेंगे। प्रेपोजिशन मिलने के बाद प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, इस प्रेपोजिशन का क्या कंसीडर करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, और फिर इसके पहले वाले पार्ट को इस वर्ब का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वर्ब के मैटर पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन के पहले नाउन होने पर 101% क्या आता है, द आर्टिकल आता है। एक एरर तो ये था इसके अंदर। दूसरी बात, आप लोग चूंकि पिछले वीडियो में पिछले सेंटेंस में आपने देख लिया है कि यदि जब प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो फिर वो वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर ना आकर के क्या आएगा, वो हो जाएगा।
आई होप कि अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा धीरे 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 जब आप देखते रहेंगे तो एक फ्लो बनेगा आपके माइंड में और आपको अच्छा लगने लगेगा, एक फीलिंग आएगी आपके अंदर पॉजिटिव, और पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभी चर्चा करते हैं। कुछ अलग से मैं स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ, उनकी जांच करके आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ये मैंने लिखा ब्यूटीफुल, थोड़ा यू थोड़ा छोटा हो गया जो शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, इसलिए दोबारा लिखिए। ब्यूटीफुल हाउस। फिर मैंने लिखा द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स। क्लियर। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, और इसे ऐसे ब्लैंक डाल देते हैं। फिर मैंने लिखा हु इज अ गुड डांसर। हु इज अ गुड डांसर। आई नो द गर्ल। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लास्ट सेंटेंस या फिर लास्ट स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। इसकी चर्चा के बाद में मैं इस क्लास को यहीं एंड करूंगा और फिर हम एक नए वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो ये स्ट्रक्चर दे रखा क्या ये सेंटेंस है? नहीं है तो क्यों नहीं है? उसके बाद में इसको बताना है और फिर इसको बताना है। तो देखो आप लोग बता पाएंगे आई होप, अदरवाइज फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब तक किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो उसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है। वर्ब के बगैर हम सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं कर सकते, या वर्ब के बगैर हम किसी भी नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते। ओके, चलिएगा। इसमें हमने देखा कि भाई आ ब्यूटीफुल हाउस क्या दे रखा है, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है अभी तक तो, लेकिन शब्दों का एक समूह है। तो वर्ड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज। वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन जिसका ना अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब भी जिसके अंदर नहीं है, तो वो फिर फ्रेज कहलाएगा। दूसरा, यदि ये अलोन यूज होते हैं, अकेले यूज होते हैं, तो इनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब के यदि ये यूज होते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये फ्रेज कहलाते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश। और सेंटेंस को आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, वाक्य बोलते हैं। क्लियर। अब मैं इसके आगे सब्जेक्ट और वर्ब लगा देता हूं। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब लगाऊंगा तब इसका मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा, या फिर ये अपना मीनिंग दे पाएगा, उससे पहले अपना मीनिंग नहीं देता है। तो मैंने लिखा ही बुल्ड। ही बुल्ट मैंने लिखा ही बुल्ट आ ब्यूटीफुल हाउस। अब बनकर के ये एक सेंटेंस तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि ये रही इसकी वर्ब और ये रहा इसका सब्जेक्ट, और ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हम उसी हुम, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई के माध्यम से इसकी जांच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द टीचर अलॉन्ग टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक भी अभी तक तो हमें कोई वर्ब नजर नहीं आ रही। वर्ब नहीं है तो फिर ये सब्जेक्ट भी नहीं है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को मैंने ऊपर ही बताया कि क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। फ्रेज 5 टाइप के हो सकते हैं, नहीं होते हैं। नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज। जब फ्रेज का एक अलग टॉपिक आएगा तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इसको डिटेल में जानने के लिए इसका एक चैप्टर चलता है जिसका नाम है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। जो MA जो हम करते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, MA का एक टॉपिक है ये। MA में जो ग्रामर चलता है उसमें होता है ये MHM।
वैसे टीचर की जो वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएचएम से रिलेटेड। तो ये सेम जो नीचे दे रखा है मैंने स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या फिर प्रीपोजिशन फ्रेज है, या फिर वर्ब फ्रेज है, ये हम अगले वीडियो में, इट मीन्स कि जब फ्रेज एमएचएम या फिर फ्रेज एनालिसिस का जो टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग इसे सीखेंगे। ओके, तो द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, सॉरी टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स, अभी तक अकेला यूज हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है इसका वर्ब, तो वर्ब जैसे ही रखा तो ये फिर क्या बन गया, उस वर्ब का सब्जेक्ट। वॉज गोइंग टू विजिट आगरा। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया है। अब नीचे वाला जो पार्ट है या स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे देखेंगे। हु से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों ने मोस्टली यही देखा होगा, WH फैमिली या फिर WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इट मीन्स कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। WH से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। हु इज अ गुड डांसर, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं जो क्या है, एक अच्छी डांसर है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखेंगे। ये जो पार्ट है ये अलग है और इसके बाद जो ये पार्ट दे रखा है ये अलग है। इसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंजंक्शन बोलते हैं। हु कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पे। सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, नंबर 1। अब क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिएगा। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य, उपवाक्य। इस उपवाक्य से ही आप समझ जाएंगे अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड है। फ्रेंड्स बुरा मत मानिएगा, माइंड सबके अंदर है, बशर्ते कि बस हम उसे यूज करना सीख जाएं। तो हु इज अ गुड डांसर, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं जो एक अच्छी डांसर है। तो मैंने कहा भाई आप इसका मीनिंग निकालिए। हु इज अ गुड डांसर, जो एक अच्छी डांसर है। इट मीन्स कि क्या पता यार क्या मीनिंग है, या फिर मैं ऐसे कह देता हूं जो मेरे घर के पास रहती है। आप लोग समझ पा रहे हैं, जो मेरे घर के पास रहती है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं एक जोक के माध्यम से या एक चुटकुला हम कह सकते हैं उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज बोलता है कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, शाम को जब लौट के आऊँ तो मुझे गर्म पानी मिलना चाहिए, नहीं तो देख लेना। अब उसने बात अनकंप्लीट रख दी यार, नहीं तो देख लेना। वो नहीं तो देख लेना को इससे हम कोरिलेट करके समझेंगे। उसके माइंड में ये चीज़ घर कर गई और बेचारी टेंशन में आ गई कि पता नहीं यार क्या कर देगा ये, नहीं तो देख लेना रोज ऐसे बोल रहा है। शाम को आया, उसे पानी नहीं मिला, फिर उसने कहा यार मैंने बोला था आपको कि मुझे पानी मिलना चाहिए, नहीं तो देख लेना। नेक्स्ट डे फिर गया और बोला आज गर्म पानी मिलना चाहिए, नहीं तो देख लेना। यूं करके रोज बोल के चला जाता और बेचारी गर्म पानी करके दे भी रही थी, लेकिन सूखती जा रही थी। उसका वेट 80-85 किलो से 30-35 किलो का रह गया। एक दिन जब उसकी फैमिली वाले मिलने के लिए आए और उसने पूछा छोरी तूने क्या हाल कर रखा है, तो उसने कहा मैं क्या करूं, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है, रोज ये कहता है मुझे गर्म पानी मिलना चाहिए, नहीं तो देख लेना। तो ये नहीं तो देख लेना है, ये मेरे समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाहता है। उसकी फैमिली वालों ने उस अबला नारी को थोड़ी सी हिम्मत दी और कहा आज आए ना तो उसकी कॉलर पकड़ के बोलना रे क्या कर लेगा रे तू। जैसे ही आता है और उसने कहा यार मैंने कहा था कि गर्म पानी मिलना चाहिए, नहीं तो देख लेना। उस अबला नारी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जता करके कही क्या कर लेगा रे तू। तो उसने कहा कि मैं तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। इट मीन्स कि जब उसने ये अगला सेंटेंस यूज किया, नहीं तो मैं ठंडे पानी से ही नहा लूंगा, तो उसका वो जाकर के मीनिंग कंप्लीट हुआ। इट मीन्स कि नहीं तो देख लेना वो उपवाक्य था किसका, नहीं तो मैं ठंडे पानी से ही नहा लूंगा उसका। तो वहां पे भी उसने क्लाज की एक हेल्प ली है, वो क्लाज है फ्रेंड्स। तो हमने देखा हु इज अ गुड डांसर, जो एक अच्छी डांसर है। नहीं पता यार किसके बारे में बात कर रहे हैं। आई नो द गर्ल, फिर मैंने बाद में कहा कि मैं उस लड़की को जानता हूं, तब बात क्लियर हुई। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपना मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। तो डिपेंड होने वाले को ही तो क्या बोलते हैं अपन फ्रेंड्स, डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास से शुरू होगा सेंटेंस, वो सेंटेंस क्लाज कहलाएगा। इसकी शॉर्टकट
डेफिनेशन या शॉर्टकट परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब ये डिपेंड है इस पे, इसके बगैर ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या रख दिया, डिपेंडेंट क्लॉज। या फिर इसके नीचे ये काम करता है तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तब भी हम इसका नाम यही रख सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये है भैया मेन, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अपना मीनिंग खुद कंप्लीट कर लेगा। आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूं। क्लियर। अब हम आगे चर्चा करते हैं और बात करेंगे, देखो कि इसे हम क्या कहेंगे। जब ये अपना कंप्लीट मीनिंग खुद ही रख पाता है तो इसे किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका करेंगे और प्रेपोजिशन का, उसके बाद सब्जेक्ट के जो फंक्शन है नाउन और प्रोनाउन, उनमें से किसी एक को पकड़ेंगे और वो होगा नाउन। तो कल फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं।